गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपने एक और अपना जो सब्जेक्ट है अपने इस कोर्स के अंदर, तो उसकी अपने बात करते हैं, वो है अपने माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, माइक्रोब 121। ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजी है जो इसके अंदर, इसका जो टाइटल देखो क्या है, इसके अंदर अपने जो एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी। बहुत आसान सब्जेक्ट है। इसके अंदर ये जो अपने पैथोलॉजी के अंदर जो पढ़ते हैं वही चीज़ इसके अंदर आ जाती है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, ये माइक्रोबायोलॉजी, तो माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी और ये माइक्रोबायोलॉजी दोनों एक ही सब्जेक्ट मान लो इसको। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी माइक्रोब्स है वही सारे के सारे किसमें आ जाते हैं, पैथोजेंस में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ बेनिफिशियल्स भी होते हैं, कुछ हार्मफुल होते हैं। पैथोलॉजी के अंदर अपने हार्मफुल की बात करते हैं और बाकी बेनिफिशियल्स भी होते हैं। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर तो अपने सब टाइप के करते हैं। तो सॉइल माइक्रोबायोलॉजी भी होती है, उसके अंदर सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने वाले भी माइक्रोब्स होते हैं, कुछ बायो एजेंट्स भी होते हैं, वो भी माइक्रोब्स होते हैं। तो अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, तो अपने इस कोर्स के अंदर अपने एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी, अपने एग्रीकल्चर के अंदर माइक्रोब्स का कहाँ कहाँ रोल रहता है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ अपने को ये पता होना चाहिए कि माइक्रोब्स, ठीक है, माइक्रोब्स होते क्या हैं। ठीक है, माइक्रोब्स यानी कि सूक्ष्म जीव। ठीक है, सूक्ष्म जीव, इसका मतलब देखो, माइक्रोबायोलॉजी, बायोलॉजी का मतलब समझ में आ गया हो तुम लोगों को, तो पता ही है कि बायोलॉजी का मतलब तो हो गया स्टडी। ठीक है, बायो जीव का अध्ययन, और माइक्रो मतलब सूक्ष्म, तो सूक्ष्म जीव विज्ञान हो गया। तो सूक्ष्म जीव का अध्ययन करना क्या कहला जाएगा, क्या कहा जाएगा उसको, माइक्रोबायोलॉजी। और एग्रीकल्चर, कृषि सूक्ष्म जीव, जो कृषि के अंदर काम आने वाले जितने भी माइक्रोब्स होते हैं उनके बारे में अध्ययन करना एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी आ जाता है। तो माइक्रोबायोलॉजी की ब्रांच हो जाती है एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी इज ए branch of microbiology which deals with the study of microbes। ठीक है, जो कि सूक्ष्म जीवों के अध्ययन के साथ में संबंध रखती हो। ठीक है, और माइक्रोब्स देखो क्या होता है, माइक्रोब्स वो होंगे 1 mm से कम साइज। ठीक है, माइक्रोब्स क्या कहलाते हैं, देखो अगर 1 mm से कम साइज का होता है तो उसको जनरली अपने सामान्य तौर पे, जो कि 1 mm से छोटे आकार के होते हैं और जिनको अपने कभी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, बिना मतलब अनएडेड आई से, यानी कि अपने कोई चीज़ के सहायता के बिना अपने उसको नहीं देख सकते। एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं वो, लेकिन अपने नग्न आंखों से उनको नहीं देख सकते, तो उनको क्या बोल देते हैं, माइक्रोब्स। और उनको क्या करते हैं, फिर कोई इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई इक्विपमेंट की सहायता से अपने उसको देखते हैं, और उसको क्या बोलते हैं, अपने क्या बोलते हैं उसको, जो माइक्रोब्स को देखने के काम में आता है उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोप। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोप। ठीक है, सूक्ष्म दर्शी। इसके अंदर बहुत सारे लेंस होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं ये सारे के सारे। ठीक है, तो ये होता है, देखो माइक्रोब्स का मतलब हो गया सूक्ष्म जीव जो कि 1 mm से कम साइज के होते हैं, जिनको अपने नग्न आंखों से कभी नहीं देख सकते, तो उसको बोल देते हैं अपने माइक्रोब्स। अब माइक्रोबायोलॉजी की बात कर लेते हैं। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी एग्रीकल्चर जोड़ना है साथ में, तो एग्रीकल्चर जोड़ देना इसके अंदर, क्योंकि ये ब्रांच है किसकी, माइक्रोबायोलॉजी की ब्रांच है। ठीक है, किसकी ब्रांच है, माइक्रोबायोलॉजी। और माइक्रोबायोलॉजी अपने आप में वैसे बायोलॉजी की ब्रांच है। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी जो होती है, एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी जो है वो माइक्रोबायोलॉजी की एक ब्रांच है, जिसके अंदर एग्रीकल्चर से, कृषि से संबंधित सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, एग्रीकल्चर से या फिर सूक्ष्म जीवों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, और वे जीव जिनको अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते वो सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल लिखो तो उसमें क्या लिखोगे, माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रोब्स क्या क्या होते हैं, देखो बैक्टीरिया माइक्रोब्स होते हैं। ठीक है, जो जीवाणु होते हैं वो अपने माइक्रोब्स में आते हैं। फंजाई भी माइक्रोब्स में आ जाती है, निमेटोड भी इसमें आ जाते हैं। ठीक है, फाइटोप्लाज्मा, ठीक है, फाइटोप्लाज्मा आ गया, वायरस जो होते हैं। ठीक है, इनको भी क्या करते हैं, वायरस तो बहुत ज़्यादा, देखो माइक्रोब्स से भी आगे, जो देखो बैक्टीरिया तो फिर भी दिख जाता है, पर वायरस को क्या करते हैं, वो
उसका तो डीएनए होता है, ठीक है, तो उसका कोई बॉडी, उसका तो प्रोटीन और डीएनए होता है, तो उसको देखना उसका क्या होता है, उसका सीधा जीनोम का सीक्वेंस, एक तरीके से उसको जीनोम की स्टडी होती है, ठीक है, डीएनए की पहचान होती है या फिर उसकी प्रोटीन की पहचान होती है, बाकी उसका कोई ऐसे बॉडी का पार्ट नहीं दिखता। अब इसके अंदर देखो उसकी स्ट्रक्चर जो दिखती है, उसके अंदर देखो वायरस तो सीधा सा है, वायरस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, और उसके अंदर कोई ऐसे ऑर्गेनेल्स नहीं होते, उसके अंदर कोई ऐसे अंग भाग नहीं होते, तो उसके अंदर सीधा सा होता है, एक तो कोट प्रोटीन होती है, बाहर से एक प्रोटीन का आवरण रहता है और उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड रहता है, ठीक है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है गोलाकार हो प्रोटीन, अलग अलग टाइप की हो सकती है, सर्पिलाकार भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, फिलामेंटस हो सकती है, और इसकी सरफेस पे कुछ भी किसी भी टाइप के उभार हो सकते हैं, वो इसकी स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, तो वो वायरस हो जाता है, ठीक है। तो होते सूक्ष्म जीव है क्योंकि सब माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ये क्या होते हैं, सब माइक्रोस्कोपिक। नॉर्मल माइक्रोस्कोप होता है उससे भी आगे, मतलब बहुत हाई लेवल के जो माइक्रोस्कोप होते हैं उनके द्वारा इनको देखा जाता है, ठीक है। तो ये अलग चीज़ होगी। फाइटोप्लाज्मा तो माइक्रोबियल है, ठीक है, माइक्रोब्स होते हैं, ये सारे के सारे कहाँ मिलते हैं अपने को, सोइल के अंदर होते हैं। जो मोस्टली जो होते हैं वो बैक्टीरिया और फंगस होती है, इसके अलावा एक्टिनोमाइसीट्स है वो भी माइक्रोब्स होती है, और उसके बाद में निमेटोड भी है, तो निमेटोड भी किस में आ जाते हैं, माइक्रोब्स में आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये चीज़ समझ में आई कि माइक्रोबायोलॉजी मतलब सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। अब इन जीवों का अपने को अध्ययन करना है। अब बैक्टीरिया का अध्ययन करना है तो बैक्टीरिया के अपने प्लांट पैथोलॉजी में भी करते हैं, फंजाई का भी करते हैं, फाइटोप्लाज्मा का भी करते हैं, वायरस का भी करते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, ये अपने कोरिलेटेड है, उस सब्जेक्ट से कोरिलेटेड है। मतलब एक सब्जेक्ट भी अगर ढंग से पढ़ते हो तो दूसरा अपने आप उसमें कवर होता जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें देखो, अब एक चीज़ है इसके अंदर, माइक्रोब्स की बात हो गई अपने, इसकी डेफिनेशन तुम लोग लिख लेना, बता दी। वही चीज़ है कि एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी क्या हो गया, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ नहीं है। हर चीज़ अपने लिखने से क्या, अब जैसे मैंने बोल दिया तो वो तुम लोग इसको नोट कर लेना साथ साथ में, ठीक है। अब सारी चीज़ें अपने इसमें लिख नहीं सकते क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा फिर। अब इसमें क्या हुआ, माइक्रोब्स का इसमें समझ में आ गया, माइक्रोस्कोप से देखने वाले जो माइक्रोब्स हो गए और माइक्रोब्स में एग्जाम्पल हो गए। अब इसके अंदर एक चीज़ और देखो, अब इसमें एक टर्म आती है अपने, सिंपल सी चीज़ होती है प्रोकैरियोट, ठीक है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। ये क्या होते हैं देखो, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल की कभी भी बात होती है तो उसमें क्या चीज़ आती है, प्रोकैरियोटिक सेल में आता है बैक्टीरिया। प्रोकैरियोट सेल की अगर बात करें तो एक क्लासिकल जो एग्जाम्पल होता है वो क्या होता है, बैक्टीरिया। एक बैक्टीरियल सेल क्या कहलाती है, प्रोकैरियोट। और धरती पे सबसे पहले जिस जीव का उत्पत्ति मानते हैं कि सबसे पहले कौन आया था धरती पे, तो उसकी ओरिजिन के रूप में देखते हैं तो उसको क्या देखते हैं कि बैक्टीरिया का सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन हुआ था, ठीक है। और एक चीज़ इसके अंदर, जैसे माइक्रोबायोलॉजी अपने हिस्ट्री भी पढ़ेंगे इसमें, लेकिन इसका फादर देखो, माइक्रोबायोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी का फादर क्या है, कौन है देखो, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक। ल्यूवेनहोक जो था उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजी का फादर बोलते हैं, ठीक है। ये एग्जाम में पूछ सकता है, क्यों, क्योंकि और इसको देखो, माइक्रोब्स की पहचान की थी इसने सबसे पहले, और उसके बाद में क्या था, माइक्रोस्कोपिस्ट था। तो माइक्रोस्कोप जो सबसे पहले जो माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था वो भी किसने किया था, ल्यूवेनहोक ने किया था, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है, बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट यानी कि उसने सबसे पहले क्या देखा था, बैक्टीरिया को उसने पहचान लिया था, ठीक है। तो बैक्टीरिया सबसे पहले माइक्रोस्कोप के अंदर क्या देखा था, बैक्टीरिया को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया गया था, ठीक है। यूकैरियोट्स इसकी अपने बाद में बात करेंगे। बैक्टीरिया देखो, प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स का मतलब होता है कि ऐसे सूक्ष्म जीव या फिर ऐसे जीव जिनका न्यूक्लियस जो होता है वो किसी आवरण से घिरा हुआ नहीं रहता। उनका जो न्यूक्लियस रहता है उसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती, या फिर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। यानी कि सीधा सीधा बोले कि अगर जिसके अंदर केंद्रक सुविकसित, क्या बोलते हैं जिसको, सुविकसित, जो सुविकसित केंद्रक जो होता है वो अगर एब्सेंट है, सुविकसित केंद्रक अगर
एब्सेंट होता है जिसके अंदर, उसको तो बोलते हैं प्रोकैरियोट। एग्जाम में पूछेगा, अच्छे तरह से याद करना है इसको, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में अंतर भी है, वो भी बताऊंगा मैं। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में देखो, प्रोकैरियोट का मतलब सुविकसित केंद्रक का अभाव होना, न कि एक केंद्रक की बात नहीं होती, इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, जो कोशिकांग होते हैं वो नहीं होते इसके अंदर, ठीक है। प्रोक्सिसोम, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो भी जो इसके ऑर्गेनेल्स होते हैं वो नहीं होते इसके अंदर। अब इसमें राइबोसोम भी अलग अलग टाइप के होते हैं, इसमें 70S होता है, यूकैरियोट्स में 80S होता है, तो दोनों टाइप का अलग अलग इसमें डिफरेंस होता है, ठीक है। तो 70S राइबोसोम पाए जाते हैं इसके अंदर, और इसके थोड़े फंक्शन भी अलग होते हैं। और इसके अंदर कुछ, अब जैसे इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, और इसके अंदर जो क्लोरोफिल होता है वो छोटे छोटे ऐसे अलग अलग बिखरे बिखरे ऐसे सेल के अंदर सीधे साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरे रहते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया है वो क्या हो गया, सूक्ष्म जीव तो है ही, लेकिन इसके अंदर सुविकसित केंद्रक का अभाव होता है, और इसके अंदर जो क्रोमोसोम होता है इसके अंदर, अब देखो जो केंद्रक होता है ना, जो अपनी सेल होती है, सेल के अंदर सबसे मेन रोल किसका रहता है, देखो जेनेटिक इंफॉर्मेशन अगर जो रहती है वो किसके अंदर रहती है, केंद्रक के अंदर रहती है। अगर केंद्रक नहीं होता सेल के अंदर, तो अपने एक जीन, अपनी पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जो जीन का जो ट्रांसफर होता है वो नहीं हो पाता, क्योंकि जब केंद्रक ही नहीं है तो उसके अंदर ही सब कुछ होता है, क्योंकि उसमें डीएनए होता है, उसमें सारा कुछ उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, डीएनए, ठीक है। वैसे सेल साइटोप्लाज्म इसके अंदर भी होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर भी होता है, वो क्या होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, तो उसके अपने आप उसके अंदर वो क्या होता है, उनमें भी केंद्रक होता है, तो उनमें भी अपने आप का जेनेटिक मटेरियल अलग होता है, ठीक है। तो केंद्रक जो होता है मेन जो स्ट्रक्चर, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का मतलब क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, ये यूकैरियोटिक सेल होगी। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होगा, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल सेल की अपने बात करें तो बैक्टीरियल सेल में क्या होगा, इसका जो न्यूक्लियस होगा वो आभासी होगा। इसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस जो होगा वो आभासी होगा, और इसके अंदर जो क्रोमोसोम होगा, जो सिंगल क्रोमोसोम होगा, इसके अंदर क्या होगा, एक सिंगल गुणसूत्र होगा, क्रोमोसोम होगा, और वो भी उसके अंदर कंप्लीट नहीं होता, ठीक है, वो भी उसके अंदर कंप्लीट नहीं होता। इसके अलावा एक वर्ताकार डीएनए पाया जाता है इसके अंदर, वो अलग चीज़ होती है, वो क्या होती है, प्लाज्मिड, ठीक है, वो क्या होता है, प्लाज्मिड, जो यूकैरियोट्स में नहीं होता। वैसे ही एक फंगस ईस्ट के अंदर पाया जाता है, लेकिन मोस्टली जो प्लाज्मिड की बात होती है तो वो किसके केस में होती है, बैक्टीरिया के केस में। तो एक बैक्टीरियल सेल जो होती है वो क्या कहलाती है, प्रोकैरियोटिक सेल, और बाकी जो सेल्स होती है एनिमल्स, प्लांट सेल, वो सारी की सारी क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल। तो ये सुविकसित केंद्र का अभाव हो गया, और इसके अंदर यूकैरियोट्स के अंदर क्या होगा, सुविकसित केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। तो प्रोकैरियोट की डेफिनेशन का मतलब, डेफिनेशन लिखोगे तो वे जीव जिनके अंदर सुविकसित केंद्रक का अभाव होता है, ठीक है, और उनके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल जैसे प्रोक्सिसोम, गोल्जी बॉडी और ये जो क्लोरोप्लास्ट, ये इन चीज़ों का अभाव होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, अपने प्रोकैरियोट बोलते हैं। एग्जाम्पल में लिखना है तो क्या लिखेंगे, बैक्टीरिया। और यूकैरियोट्स जिसके अंदर सुविकसित केंद्रक पाया जाता है उसको क्या बोल देते हैं, यूकैरियोट्स, ठीक है। और उसके एग्जाम्पल में लिखोगे तो क्या लिखोगे, फंजाई, एनिमल और प्लांट सेल्स, तो ये क्या आ जाती है, यूकैरियोटिक। अब इसमें एक चीज़ देखो, डिफरेंस आता है इसमें, देखो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के अंदर ये कुछ डिफरेंस है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, इसलिए मैंने नोट कर दिया इसको पहले ही, क्योंकि ये एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। प्रोकैरियोट, देखो प्रोकैरियोट में अपने किसकी बात करते हैं, बैक्टीरिया की, ठीक है। तो बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया का जो साइज होता है वो कितना होता है, 0.1 से 5 माइक्रोन, ठीक है, 0.1 से 5 माइक्रोन वेरी करता है, अलग अलग साइज के बैक्टीरिया होते हैं। तो उसमें क्या होगा, देखो 0.1 से इसका 5 माइक्रोन साइज होता है एक बैक्टीरियल सेल का साइज है। तो एग्जाम्पल के तौर पे इसे पूछ ले, सॉरी एग्जाम्पल क्या, अगर तुम्हें ब्लैंक्स में पूछ ले कि एक बैक्टीरियल सेल का जो साइज होता है वो कितना होता है, तो उसमें क्या लिखोगे, 0.1 से 5 माइक्रोन, ठीक है। और दूसरे जो सेल का साइज होता है यूकैरियोट्स में वो कितना होता है, 5 to 100 माइक्रोन का होता है। क्यों, एनिमल सेल होती है, प्लांट सेल होती है, तो इनमें अलग अलग इसमें साइज अलग अलग होता है, ठीक है, सेल का। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट और इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट, ये तो डेफिनेशन में क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये
कॉमन चीज़ होगी। 1 क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है इसके अंदर, मैंने बताया डायग्राम के अंदर कैसे एक क्रोमोसोम होता है, एक सिंगल प्लास्टिड होता है, और मोर देन 1 क्रोमोसोम तो यूकैरियोट्स होता है। तो यूकैरियोट्स क्या होती है, एक पूर्ण विकसित सेल होती है। यूकैरियोट्स जो जीव होते हैं ना, वो अपने आप में क्या होता है, एक पूर्ण विकसित सेल होती है। प्रोकैरियोट्स जो होता है उसके अंदर पूर्ण विकसित सेल का करेक्टर नहीं होता पूर्ण रूप से, ठीक है, फिर भी वो सर्वाइव करता है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे मॉडिफिकेशंस होते हैं। उसके अंदर जैसे ये चीज़ें नहीं होती तो उसकी जगह कोई दूसरी चीज़ होगी, उस वजह से उसको पूरा उसका जो वर्ग भी उसका अलग बना दिया। प्रोकैरियोट्स का जो होता है वो पूरा का पूरा अलग ग्रुप बन गया और यूकैरियोट्स का एक अलग ग्रुप बन गया। अब प्रोकैरियोट्स में अब जो मॉलिक्यूल्स आते हैं वो भी उसके अंदर आते हैं, तो वो सारे आगे से आगे कैटेगराइज हो जाते हैं। तो बैक्टीरिया भी आगे क्लासिफाइड रहते हैं और यूकैरियोट्स भी आगे क्लासिफाइड रहते हैं। यूकैरियोट्स के अंदर क्या होंगे, यूकैरियोट्स के अंदर जैसे फंजाई का अलग किंगडम और प्लांट का अलग हो गया, ऐसे एनिमल का अलग हो गया, तो वो सारे अलग अलग तरीके से आगे वर्गीकृत रहते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोट्स भी आगे इनका भी क्लासिफिकेशन होता है, तो इसमें भी अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, तो वो सारे क्लासिफिकेशन अपने पढ़ेंगे इसमें आगे जो अपने चैप्टर आएगा उसमें, ठीक है। यूनिसेलुलर होता है, एक सिंगल कोशिका का होता है, ठीक है। यूनिसेलुलर मतलब एक सिंगल कोशिका का होता है। ये मल्टीसेलुलर होते हैं, सिंपल सी बात है, कॉम्प्लेक्स बॉडी होती है इनकी, तो बहुत सारी सेल्स जुड़ी रहती है। वेल डेवलप्ड टिश्यू भी रहते हैं इनके अंदर, वो तो बहुत सारी सेल्स मिलके क्या बना देती है, टिश्यू बना देती है। तो प्लांट जो इतना बड़ा होता है, तो अगर सिंगल सेल होता है तो इतना बड़ा थोड़ी बनता, क्योंकि मल्टी सेलुलर है, क्योंकि उसके अंदर क्या बन गए, बहुत सारी सेल जुड़ के क्या बन गया, टिश्यू बन गया उसका। ये यूनिसेलुलर होता है, तो बैक्टीरियल सेल जो रहती है वो सिंगल रहती है। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें देखो, लाइसोसोम नहीं होता, प्रोक्सीसोम नहीं होता, माइक्रोट्यूबुल्स नहीं होते, माइटोकॉन्ड्रिया ये एब्सेंट होते हैं, गोल्जी बॉडी वगैरह ये सब चीज़ें क्या होती है, ये अपने कोशिकांग होते हैं, इनके सबके अलग अलग फंक्शन होते हैं। लाइसोसोम जो गोल्जी बॉडी हो गया, अब ये क्या काम करते हैं, ये अपने कोशिका के बारे में पढ़ते हैं, तो उस टाइम सबका इनका फंक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, तो ये कॉमन सी चीज़ें, ये कोशिकांग है, कोशिका के भाग हैं, ठीक है, अंग है, तो ये चीज़ें क्या होती है, सबका अलग अलग फंक्शन होता है, तो ये चीज़ें इसमें एब्सेंट होती है और इसमें ये सारे ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, इसके प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल से इसके डिफरेंस है, तो ये याद कर लेना सब, ठीक है। वैक्यूल जो रिक्तिका होती है, अब जो यूकैरियोट सेल होती है उसके अंदर तो प्रेजेंट रहती है, तो वो क्या करती है, सेल की जो उसका अंदर जो कोशिका रस जिसको बोलते हैं, तो वो भरा रहता है, तो वो सेल को क्या करता है, सेल की जो स्फीतपन होता है उसको डिटर्मिनेट करती है वो, कि सेल को उसकी जो स्ट्रक्चर होती है उसको बना के रखने में वो इसके लिए ज़रूरी होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बैक्टीरियल सेल के अंदर ये ऐसे फंक्शंस नहीं होते, इसको कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्लांट के अंदर इसकी ज़रूरत होती है, तो इसके अंदर क्या होती है, वैक्यूल्स होती है। बैक्टीरिया में क्या होता है, पिलाई और फिम्बरी बैक्टीरिया की जो सेल होती है ना, प्रोकैरियोट सेल होती है, उसके ऊपर क्या होती है, ऐसे छोटे छोटे ऐसे उभार रहते हैं, ठीक है। तो ये उभार या फिर ऐसे क्या बोलते हैं, अपेंडेज इसके ऊपर रहते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर बनी रहती है, इनको क्या बोल देते हैं अपने, पिलाई, इनको क्या बोल देते हैं, पिलाई, ठीक है, या पिलाई या फिम्बरी बोलते हैं इनको। ये क्या होती है, सेक्स पिलाई होती है, ठीक है। ये क्या होता है, बैक्टीरियल का जो रिप्रोडक्शन जब होता है, बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन जब होता है, जब दो इसके बैक्टीरियल सेल आपस में कांटेक्ट में आती है, तो इन्हीं भाग से क्या करती है, वो आपस में जुड़ती है, फिम्बरी के थ्रू ये जुड़ के एक ट्यूब बनाती है, और इसका जो क्रोमोसोम होता है वो ट्रांसफ़र होके कहाँ चला जाता है, जिस दूसरे बैक्टीरिया के अंदर। ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन जैसे इसके अंदर रिप्रोडक्शन होता है, तो वो भी अपने पढ़ेंगे, तो इसमें डिटेल में बताऊंगा। तो इसका फंक्शन क्या होता है, सेक्स पिलाई बोलते हैं इसको, क्योंकि रिप्रोडक्शन के अंदर इसका रोल रहता है। इसके अलावा बैक्टीरिया के अंदर एक फ्लैजिला भी रहती है, ठीक है। फ्लैजिला के इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से रहता है वो अपने बैक्टीरिया के पूरी स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। तो मेन चीज़ें क्या होती है कि पिलाई क्या होता है, ये पता होना चाहिए कि इसके ऊपर छोटे छोटे ऐसे उभार बने रहते हैं बैक्टीरियल सेल के ऊपर, सरफेस पे, इसकी भित्ति पे, कोशिका भित्ति के ऊपर, जो इसके रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, पिलाई। अब इसके अंदर क्या होता है, पिलाई और फिम्बरी एब्सेंट रहती है, क्योंकि इनके अंदर गैमिट्स बनते हैं। इनके अंदर क्या बनते हैं, गैमिट्स बनते हैं। गैमिट्स बनने वाली चीज़ों में ऐसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, उसमें युग्मक बनते हैं जो कि एक दूसरे को फर्टाइल करते हैं, ठीक है। और एक दूसरे के कांटेक्ट में आके वो उनका क्या होगा, फिर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और फिर एक
नई सेल बन जाती है उससे, ठीक है। फिर उसके अंदर समसूत्रीय अर्धसूत्रीय विभाजन, ऐसे सब चीज़ें यूकैरियोट्स में चलती रहती है। तो यूकैरियोट सेल तो पूरी विकसित कोशिका है, तो उसके अंदर सारी प्रोसेस होगी सेल की, ठीक है। एग्जाम्पल में लिख देना बैक्टीरिया, फाइटोप्लाज्मा, और इसके अंदर फंजाई, प्लांट एनिमल सेल्स। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में आ जाएगी, ठीक है। अब इनका एक नेचर देखो क्या होता है, पैरासाइट। इनका नेचर होता है वो क्या होता है, ठीक है, पैरासिटिक नेचर के होंगे या कैसे होंगे, ठीक है। एक तो होता है ऑटोट्रोप्स, एक होता है हेटरोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स मतलब जो अपना भोजन खुद समय बनाते हैं, जो प्लांट है धरती पे उसके अलावा कोई नहीं है, ठीक है। एक जैसे साइनोबैक्टीरिया का नाम आता है, ठीक है। दूसरा क्या है, साइनोबैक्टीरिया। तो ये अपना भोजन खुद बना लेते हैं, ठीक है, ऑटोट्रोप्स में आ जाते हैं। दूसरा हेटरोट्रोप्स, जो कि दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। दूसरे पर जो डिपेंड रहता है उसको क्या बोलते हैं, परपोसी या पैरासाइट जो हो गया, ठीक है। तो ये क्या होता है, परपोसी या पैरासाइट। तो अब अपने एक इसकी चीज़, अब इसमें ये देखो बैक्टीरिया का जो क्लासिफिकेशन आएगा उसके अंदर अपने ऑटोट्रोप्स, कीमोट्रोप्स, हेटरोट्रोप्स, फोटोट्रोप्स, लिथोट्रोप्स, पर्थोट्रोप्स, बहुत सारी इसकी कैटेगरी है, सबके बारे में पढ़ेंगे। तो वो आता है उसके न्यूट्रिशन के बेस पे क्लासिफिकेशन। अपने सबसे पहली चीज़ अपने को कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए कि पैरासाइट क्या होता है और पैरासाइट कितने टाइप के हो सकते हैं। तो ये चीज़ें अपने काम की है, ठीक है। तो पैरासाइट क्या होगा, देखो जो दूसरे पे डिपेंड रहता है, ठीक है, जो कि दूसरे पे निर्भर रहता है, किसके लिए, भोजन और आवास के लिए। एक जीव जो भोजन और आवास के लिए दूसरे पे निर्भर रहता है उसको क्या बोल देते हैं अपने, पैरासाइट। अब पैरासाइट के अंदर सीधा सा हो गया ये पैरासाइट है। पैरासाइट के अंदर कुछ कैटेगरी होती है, देखो क्या होता है कि ओब्लिगेट पैरासाइट होता है एक, ठीक है, ओब्लिगेट पैरासाइट। एक होता है फैकल्टेटिव पैरासाइट, और फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स। ये इसकी एक पैरासाइट की कैटेगरी होती है, ठीक है। इसको परजीव को विभाजित कर रखा है। ओब्लिगेट का मतलब होता है अविकल्पी। ओब्लिगेट का मतलब होता है अविकल्पी। अविकल्पी जिसके पास कोई विकल्प नहीं होता, सिर्फ एक ही विकल्प रहता जीवित रहने के लिए। ये क्या होते हैं, ओनली ऑन लिविंग सेल। ये क्या करते हैं, इनको सर्वाइवल के लिए या फिर सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, इनको सिर्फ और सिर्फ जीवित कोशिका ही चाहिए। उसको क्या बोल देते हैं अपने, ओब्लिगेट पैरासाइट। ऐसे परजीव जिनको सिर्फ जीवित कोशिका, जो कि सिर्फ जीवित कोशिकाओं पर ही जीवित रह पाते हैं, उनको क्या बोल देते हैं अपने, ओब्लिगेट पैरासाइट। फैकल्टेटिव पैरासाइट। अब देखो फैकल्टेटिव का मतलब हो गया विकल्पी, फैकल्टेटिव का मतलब हो गया विकल्पी, फैकल्टेटिव विकल्पी, ठीक है, विकल्पी परजीवी। तो ये चीज़ क्या हो गई, फैकल्टेटिव का मतलब हो गया उसके पास विकल्प है। विकल्प किसका है, पैरासाइट होने का, ठीक है। एक टर्म और आती है इसके अंदर, सेप्रोफाइट्स। एक पैरासाइट होते हैं, एक सेप्रोफाइट्स होते हैं। इनको क्या करना होता है, सेप्रोफाइट्स होते हैं वो किसी पे डिपेंड नहीं रहते। वो जितना भी ऑर्गेनिक मैटर होता है, डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, मृत कार्बनिक पदार्थ जितने भी होते हैं सोइल के अंदर सर्वाइव करते हैं, मृत कार्बनिक पदार्थों पे वो जीवित रहते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, पैरासाइट। जो ये इस प्रकार के जीव होते हैं उनको क्या बोलते हैं, मृत कार्बनिक पदार्थ पे जीवित रहने वाले को क्या बोल देते हैं, सेप्रोफाइट्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, लिविंग ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, डेड ऑर्गेनिक मैटर। मृत कार्बनिक पदार्थों पर जीवित रहने वाले या सर्वाइव करने वाले या इनसे भोजन करने वाले, इनसे न्यूट्रिशन लेने वाले क्या कहलाते हैं, सेप्रोफाइट्स, ठीक है। तो अब इसके अंदर एक चीज़ देखो कि फैकल्टेटिव जो पैरासाइट होता है, विकल्पी जो परजीवी होता है, वो क्या होता है, एक्चुअली वो क्या होता है, एक्चुअली वो होता है सेप्रोफाइट्स। एक्चुअली वो क्या होता है, सेप्रोफाइट्स। ये कुछ डेफिनेशन है, इनमें तुम लोग कंफ्यूज होंगे। अब इसको ध्यान से देख लेना, ठीक है। एक बार समझ में आ गया उसके बाद कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। अब फैकल्टेटिव पैरासाइट के अंदर अपने परिभाषा लिखेंगे तो ऐसे नहीं लिखना कि वे परजीवी जो कि
अब विकल्पी परजीवी है तो वो परजीवी नहीं होंगे। मेन बात मेरे कहने का मतलब ये है कि वो परजीवी नहीं होंगे। उनकी परिभाषा लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे कि एक्चुअली असल में वो क्या होते हैं, मृतोपजीवी। वे मृतोपजीवी जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर की एब्सेंस में, जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर की एब्सेंस में क्या हो जाते हैं, सर्वाइव ऑन लिविंग सेल, सर्वाइव ऑन लिविंग सेल। ठीक है, जो कि जीवित कोशिका पर जीवित रहते हैं या फिर जीवित कोशिका पर निर्भर हो जाते हैं। ठीक है, तो फैकल्टेटिव पैरासाइट, अगर विकल्पी परजीवी आगे उसका नाम जुड़ा हुआ है, ठीक है, उसके आगे नाम जुड़ा हुआ है परजीवी, तो उसका मतलब हो गया वो है मृतोपजीवी। उसका मतलब वो क्या है, मृतोपजीवी। एक्चुअली क्या होते हैं, ये मृतजीवी होते हैं। ठीक है, तो इनका जो रूप होता है वो मृतोपजीवी होते हैं, क्योंकि ये डेड ऑर्गेनिक मैटर पे सर्वाइव करते रहते हैं। लेकिन डेड ऑर्गेनिक मैटर एब्सेंट रहता है तो उस टाइम क्या होता है, इनके पास एक विकल्प रहता है कि क्या चीज़, कि लिविंग सेल मिल जाती है। जैसे मानो एक एग्जांपल बताता हूँ मैं, जैसे सॉइल, अपने सॉइल है, सॉइल के अंदर जितने भी प्लांट्स होंगे, ठीक है, उन प्लांट्स के पार्ट जो होंगे वो कहाँ चले जाएंगे, फसल को अपने काट लेते हैं हार्वेस्टिंग होने के बाद में, तो वो फसल के पार्ट कहाँ चले जाएंगे, सोइल के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, सोइल के अंदर जाएंगे तो वो सड़ेंगे तो वो सड़ना गलने की प्रोसेस रहती है। वो किस वजह से होती है, माइक्रोबियल प्रोसेस होती है। ठीक है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का, टेम्परेचर और मॉइस्चर और माइक्रोब, ये तीन चीज़ें मिलके उसको क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं। तो इसमें क्या होगा, देखो ये जो माइक्रोबियल प्रोसेस होगी, इसके अंदर जो जितने भी माइक्रोब्स होंगे, इसके अंदर जितने भी माइक्रोब्स होंगे, इनको ये ज़रूरत नहीं है कि ये लिविंग प्लांट पे इनसे कुछ लेना देना हो। ठीक है, क्योंकि ये प्लांट जब खत्म होकर ज़मीन के अंदर आ जाएंगे हार्वेस्टिंग के बाद में, तो इन प्लांट के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से निकालने वाला, मतलब ये हो गया कि इनसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सारे के सारे जो न्यूट्रिशन होते हैं ये किससे लेंगे, ये इन प्लांट से लेंगे और सोइल से लेंगे। तो ये वो सारे जितने भी माइक्रोब्स होते हैं जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर से, यानी कि सोइल के अंदर जो कार्बनिक पदार्थ होता है उससे अगर वो न्यूट्रिशन लेते हैं, तो उसका मतलब वो क्या हो गया, वो सेप्रोफाइट्स हो गए। वो क्या हो गए, सेप्रोफाइट्स होंगे। ठीक है, अब कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है कि सोइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर तो वैसे ही कम रहता है। ठीक है, अपने इंडिया के अंदर तो सोइल के अंदर अगर ऑर्गेनिक मैटर कम है, अगर वो उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, ठीक है, तब वो क्या करेंगे, अपने आप को ऐसे बदल लेंगे कि वो उनका क्या होगा, नेचर जो हैबिट जो होगा उनका वो चेंज हो जाएगा। उनका हैबिट क्या हो जाएगा, वो सेप्रोफाइट से क्या होंगे, वो फिर किस पे अटैक कर देंगे, जो लिविंग सेल होती है, जो फसल नई उगती है ना, तो उस नई फसल पे अटैक कर देते हैं। तो ऐसे जीवों को अपने क्या बोल देते हैं, फैकल्टेटिव पैरासाइट। ऐसे जीवों को अपने क्या बोल देते हैं, फैकल्टेटिव पैरासाइट। जैसे फ्यूजेरियम फंगस होती है, वो क्या होती है, डेड ऑर्गेनिक मैटर पे सर्वाइव करती रहती है। बहुत सारे बैक्टीरिया भी होते हैं, वो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे सर्वाइव करते रहते हैं, सेप्रोबिक नेचर के होते हैं। लेकिन अगर डेड ऑर्गेनिक मैटर कम होता है या नहीं मिलता उनको, तो वो किस पे अटैक कर देते हैं, प्लांट पे कर देते हैं। तो ये सिर्फ फंगस और बैक्टीरिया होते हैं जो कि फैकल्टेटिव पैरासाइट की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, एक दूसरी चीज आ गई फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट। फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट का मतलब ये हो गया, फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट जस्ट अपोजिट हो जाएगा इसका। ठीक है, उल्टा हो जाएगा, फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट्स नाम आ गया, उसका मतलब वो क्या है, ये परजीवी। वो क्या है, ये परजीवी। कि वह पैरासाइट, वह परजीव जो कि लिविंग सेल की एब्सेंस में, जो कि लिविंग सेल के एब्सेंस में डेड ऑर्गेनिक मैटर पे सर्वाइव कर सकता है, जो कि लिविंग सेल के एब्सेंस में डेड ऑर्गेनिक मैटर पे सर्वाइव कर सकता है, उसको क्या बोल देते हैं, फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स। असल में वो क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं। लेकिन लिविंग सेल जब उनको नहीं मिलती, जस्ट उल्टा कर दो कि उसके अंदर जैसे प्लांट के ऊपर अटैक करने वाला, यानी कि पौधे के ऊपर लिविंग सेल पे जीवित रहने वाला जो पैरासाइट होता है, वो क्या होता है, जब पौधे की एब्सेंस होती है तो वो कहाँ चला जाता है, सोइल में चला जाता है। और सोइल के अंदर जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है उसके अंदर सर्वाइव करता रहता है। तो इसको क्या बोल देते हैं अपने,
फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स। और सेप्रोफाइट्स मृतोपजीवी, इसकी परिभाषा तो आ ही गई होगी समझ में, ये तुम लोगों को एग्जाम में पूछेगा, 100% पूछेगा इनकी डेफिनेशन की। मृतोपजीवी क्या होता है, परजीवी क्या होता है, ओब्लिगेट परजीवी क्या होता है, फैकल्टेटिव परजीवी क्या होता है और फैकल्टेटिव मृतोपजीवी क्या होता है। तो ये सारी डेफिनेशन लिख लेना, तुम लोग नोट कर लेना, मैंने 2-3 बार बोल दी है, इसको नोट कर लेना साथ साथ में, ठीक है। मृतोपजीवी जो कि मृत कार्बनिक पदार्थों पर जीवित रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, मृत कार्बनिक पदार्थ से न्यूट्रिशन लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, मृत्योपजीवी। और जो कि जीवित जीवों से न्यूट्रिशन लेते हैं उनको क्या बोल देते हैं, पैरासाइट, जो कि भोजन और आवास के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। तो इसके आगे कैटेगरी, जो ब्रॉड कैटेगरी ये जो होती है हेटेरोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉप्स, वो न्यूट्रिशन के आधार पे है, तो उसको अपने पढ़ेंगे। लेकिन ये जो अलग ये थोड़ा सा पॉइंट अलग है, ये उस कैटेगरी, अब यहाँ तुम लोगों को समझ में आ गया तो आगे बहुत ईजी हो जाएगा। इसकी डेफिनेशन याद कर लेना बच्चे से, ठीक है। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में अंतर, प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, यूकैरियोट्स क्या होते हैं, अंतर और उनके दोनों की डेफिनेशन, माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन, और माइक्रोब्स क्या होता है, बैक्टीरिया का साइज। अब इनके बारे में अपने धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आगे पढ़ते जाएंगे। इसकी हिस्ट्री भी है, हिस्ट्री को अपने ज़्यादा लंबा नहीं खींच के उसको तुम लोग सीधा नोट से पढ़ लेना, नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा मैं, उसके बारे में थोड़ा सा बता दूंगा। इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है वो, बाकी उसमें सीधा रटने वाला काम है तो वो तुम लोग रट लेना, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, अपने नेक्स्ट क्लास अपने बात करेंगे इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। आज के लिए बस यहीं अपने क्लास ख़त्म करते हैं। थैंक यू।